इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे। चलिए मेरे दोस्तों बिना लेट के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बताया हूं लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बताया हूं। जल्दी से आप लोग जाकर देख लेंगे एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले। पहला क्वेश्चन है सर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। आपसे पूछा गया कि खाद्य फसल कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों ये जो हमारा गन्ना है ना भाई और कॉफी है ये हमारा रोपण फसल के अंतर्गत आती है। ये तो दो ऑप्शन होगा नहीं, चुकंदर भी नहीं होगा, तो सर हमारा क्या हो जाएगा, गेहूं को हम लोग खाद्य फसल बोलते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो बताएंगे सर हमारा प्यारा सा देश भारत में। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। अच्छा दार्जिलिंग में क्या उगाया जाता है, तो दार्जिलिंग में क्या उगाया जाएगा मेरे दोस्तों, चाय ही उगाई जाएगी, क्योंकि दार्जिलिंग एक्चुअली देखा जाए तो ढलान जगह है और ढलान जगह में क्या उगेगा, बोलेंगे सर चाय ही उगेगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। और हाँ मेरे शेरनियों ये 2025 के एग्जाम में हर हाल में पूछेगी, इस क्वेश्चन को याद रखेगा, फेजेंडा। क्या भाई, फेजेंडा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। किस फल को सुखाकर मुन्नाका एवं किशमिश बनाया जाता है, तो किशमिश किसको बनाया जाता है भाई, अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र की जाती है। जो अंगूर का कृषि है ना भाई, और ये भी क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसको भी ख्याल रखेंगे। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो हमारा कृषि किए जाते हैं ना अंगूर का, वो किया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहां भाई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं इनमें कौन सा पेय पदार्थ नहीं है। आपको बताना है पेय पदार्थ नहीं है। चाय पेय पदार्थ है, कॉफी पेय पदार्थ है, कोवा पेय पदार्थ है, लेकिन मेरे दोस्तों ये भी याद रखिएगा इन तीनों क्या है, रोपण फसल के अंतर्गत आती है। रोपण फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नकदी फसल, जलोढ़ मिट्टा, काली मिट्टा, लेटराइट मिट्टा, लाल मिट्टी, और उसके बाद नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ये सब आपको फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से एकदम याद करके रखना है, क्योंकि वहां पे आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे बात को ख्याल रखेंगे मेरे दोस्तों। और एक बात याद रखिए जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। एनी हाउ 7 तारीख से आप लोगों का मेरे दोस्तों न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां पे मेरे दोस्तों पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन सुबह शाम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का लाइव क्लास चलेगी। याद रखिएगा ओनली फॉर 399 रुपीज में आपको 4 महीना तबड़तोड़ तरीके से स्टडी कराई जाएगी मेरे दोस्तों, और वो भी पूरा का पूरा लाइव क्लास चलेगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी वगैरह सारा चीज रगड़ करके आपको तैयारी कराई जाएगी। पर शर्त है मेरे दोस्तों जो मैं बताऊंगा उस समय उस चीज को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है और ईमानदारी पूर्वक उसको करना है भाई। उसके बाद देखेंगे रिजल्ट में कैसे रंग लाती है। जो बंदा पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़ा है ना मेरे दोस्त, एक बार इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करके देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स का वैल्यू क्या है भाई, इस कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्लास करने के बाद ही समझ में आ जाएगी। चलिए सर खैर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर इनमें से कौन क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो बताएंगे सर गन्ना को हम लोग क्यूबा की रानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हमारा होगा सर याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो बताएंगे सर उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से किस क्षेत्र में चालवासी पशुचारण नहीं होती है, तो चालवासी पशुचारण जो नहीं होता है भाई वो हमारा मानसूनी में, कौन से क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कहाँ भाई, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे हमारा आसाम हो गया और मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो गई। ऐसे जगह पे जो है ना मेरे दोस्तों झूम खेती जो घूम घूम कर करते हैं, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है, पीटर्सबर्ग को। और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में मेरे दोस्तों हर हाल में पूछेगी, इसको भी ख्याल रखेंगे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण नहीं है। शीतोष्ण घास का मैदान पेरियरी है, स्टेपीज है, पंपास है, मानसूनी प्रदेश नहीं है भाई।
ठीक है। और घास के मैदान के बारे में खास करके, और मैप मैप मानचित्र के बारे में खास करके याद रखिएगा, क्योंकि मानचित्र से संबंधित आपके एग्जाम में 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगी फाइनल एग्जाम पे। ओके चलिए सर, फैजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगानों के लिए किया जाता है? तो बताएंगे सर कॉफी के बगानों को कहा जाता है। कौन? ब्राजील के लोग कॉफी के बगानों को फैजेंडा कहते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डाउन्स का मैदान, डाउन्स एक प्रकार का घास का मैदान है, ठीक है। तो डाउन्स के घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां मेरे भाई? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, वेल्ड का मैदान किस क्षेत्र, किस देश में स्थित है? वेल्ड का मैदान किस, देखिए ये जो हमारा है ना भाई, एक बार थोड़ा सा दौड़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। वेल्ड एक प्रकार का मेरे दोस्तों घास का मैदान है, ठीक है। स्टेपी, पंपास, क्या है भाई? पंपास जैसे अर्जेंटीना का घास का मैदान है। इसी तरह से मेरे दोस्तों जो वेल्ड है ना, वेल्ड ये भी एक तरह का घास का मैदान है, और ये पाया जाता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। कहां हमारे भाई? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। आते सर अगला क्वेश्चन पे, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है तकनीकी को बनाना, मतलब टूटे हुए सामान को फिर से बनाना, टूटे हुए सामान को फिर से जोड़ना, उसको हम लोग विनिर्माण कहा जाता है। निर्माण का मतलब दोस्तों सामान बनाना, विनिर्माण का मतलब टूटे हुए सामान को बनाना। चलिए मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित होगी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों द्वितीय क्रियाकलाप से। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन संबंधित है, तो बताएंगे सर पशुपालन का, पशुपालन, पशुचरण, खनन, उत्पादन, उसके बाद हमारा लकड़ी काटना, कृषि करना, मछली पकड़ना, मछली पालन करना, भैंस पालन करना, बकरी पालन करना, ये सब सारा चीज आती है सर, याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप पे। कहा मेरे भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है। द्वितीय क्रियाकलाप में जैसे विनिर्माण, तृतीय क्रियाकलाप में आती है सेवा, सेवा आ गई सर। उसके बाद हमारा आ गया, याद रखिएगा सेवा के साथ साथ हमारा दोस्तों जो भी इसमें आएगी ना वो सेवा के सेक्टर में हो गई। यातायात हो गई। अगर मैं चतुर्थ में की बात करूं तो चतुर्थ में हमारा आ जाता है बैंकिंग, डाक सेवा, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। आते सर अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर के श्रमिक के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को एकदम मेरे दोस्तों अच्छी तरह से अपने कान के तिजोरी में भर के बंद कर लीजिए। हाँ, इस कान के तिजोरी में बंद करके भर लीजिए मेरे दोस्तों, और ताला लगा दीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगी। तो लाल कॉलर कहा जाता है मेरे दोस्तों द्वितीय क्रियाकलाप को। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग होती है भाई, वह पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन बनाने छोटे छोटे उद्योग का काम होता है। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? आपसे फिर पूछा गया कि कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन है? कपड़ा तैयार करना भाई। क्या हो जाएगी? याद रखिए कपड़ा तैयार करना। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, इसमें कपड़ा तैयार नहीं, रस्सी बनाना होगा भाई, ठीक है, साबुन बनाना। देखिए नहीं होना चाहिए एक्चुअली। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें लगाना चाहिए कि नहीं है, कौन उदाहरण नहीं है, तब ना। देखिए रस्सी हम लोग याद रखिएगा घर में बना सकते हैं, साबुन बना घर में भी बना सकते हैं, रसायन ये भी हम लोग घर में बना सकते, नहीं ये घर में नहीं बना सकते। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोग छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्योग जिनका प्रबंध सरकार के हाथों में रहता है क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र। क्या भाई? सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सरकार के हाथ में होती है, वो सबके लिए होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? श्रम आधारित उद्योग हमारा है भाई कुटीर उद्योग। क्या भाई? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में सबसे ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। हाथकरघा किस उद्योग से संबंधित है? हाथकरघा संबंधित है सूती वस्त्र। याद रखिएगा भाई, किससे? सूती वस्त्र। गांधी जी याद रखिएगा भाई। चलिए सर, मैं फास्ट इसलिए बता रहा मेरे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखना है। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कृषि उद्योग आधारित है भाई हमारा, याद रखिएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो रहेगा सूती। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर प्रसिद्ध है सूती उद्योग के लिए। किसके लिए भाई? अहमदाबाद मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सूती उद्योग के लिए। और मेरे शेर शेरनियों, आप लोग 7 तारीख को आना ना भूले भाई, याद रखिएगा 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा। जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग जाकर जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, 399 रुपए फीस है। अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको कैसे ज्वाइन करना है वो आपको पूरा डिटेल्स में बताएगी, ठीक है। इस कोर्स को आप जितना भी बड़ा ट्यूशन, जितना बड़ा कोचिंग, जितना भी बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा होश हवास उड़ जाएगी कि आखिर हम पूरा साल भर क्या पढ़े या पूरा साल भर नहीं पढ़े तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, सारा चीज मिलेगी मेरे दोस्तों। बस हाँ शर्त है
कि जो मैं बताऊंगा ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है भाई? पशु आधारित उद्योग चमड़ा का उद्योग। क्या जगह भाई? चमड़ा का उद्योग। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग के भी कहा जाता है? किस उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है? बताएंगे लोह इस्पात उद्योग। किसको भाई? लोह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन खनिज का आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर खनिज आधारित जो हमारा उद्योग होगा ना मेरे दोस्त, याद रखेगा मेरे शेर सुरनियों, वो हमारा हो जाएगा हमारा लोह इस्पात। क्या भाई? लोह इस्पात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ चलिए भाई एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो बताएंगे सामाजिक भूगोल का लिंग भूगोल है भाई, नहीं है। देखिए तो बताएंगे सर चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो है मेरे दोस्तों वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न है सर मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा, देखिए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है वो अलग बात है भाई, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर याद रखेगा रेटजेल को। किसको मेरे दोस्त? रेटजेल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? रेटजेल इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को किसने दिया था? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो बताएंगे सर हमारा कुमारी सैंपल ने। किसने भाई? कुमारी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? फिर सबसे पूछा गया है, सैंपल मानव भूगोल से संबंधित है, रेड जेल भी है, हार्टिंग भी है, लेकिन मेरे दोस्तों बटेल रसेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन की संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो बताएंगे सर हमारा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जितना लेक्चर में बताया हूं सारा लेक्चर मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। लेक्चर 1 2 3 4 मैं जो 4-5 लेक्चर आप लोगों को दिया हो ना मेरे प्यारे, उसको एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारा स्टूडेंट्स एक एक करके आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले 5-6 लेक्चर जो मैं प्रोवाइड किया हूं अच्छी तरह से आप लोगों को कवर कर लेना है। क्वेश्चन है सर कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है भाई। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकात नहीं है? भौगोलिक सूचनाकात जो है वो मेरे दोस्तों बोल रहे नहीं है, तो प्राचीन महाकाव्य। क्या भाई? प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करती है? भूगोल का वर्णन जो है भाई वो नहीं करती है, वो कौन सा होगा? तो बताएंगे सर समकालीन समकालीनात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 9 नंबर पे मिलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रकृति और मानव के बीच परस्पर प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है भाई? प्रकृति और मनुष्य के बीच, प्रकृति भाई गॉड गिफ्टेड है, और मनुष्य के बीच में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन अगर बनाती है ना वो हमारा तकनीक है भाई। क्या है? तकनीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की मूल्य आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है भाई? तो ये भी क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे सर हमारा परिवहन। क्या भाई? परिवहन इसका राइट आंसर होगा। कृषि के बिना लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, मतलब कृषि नहीं होगी तो खाद्य पदार्थ नहीं होगा, और इससे बिना जिंदगी नहीं गुजरेगी। गृह निर्माण, घर के बिना लोग नहीं रह पाएंगे, बिना वस्त्र का भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन बिना परिवहन का रह जाएगा। पहले जमाने के लोग क्या करते थे भाई? पैदल चलते थे, फिर जिंदा रहते थे कि ना? नहीं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? फिर से आपसे पूछा गया कारण मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति। क्या मेरे दोस्त? मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? आपसे पूछा गया है किस भाषा का परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत बार अभी तक एग्जाम में पूछे गए, तो याद रखेगा द्रविड़ भाषा। क्या भाई? द्रविड़ भाषा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय, याद रखिए यूरोपीय। क्या भाई? भारतीय और यूरोपीय। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कल देखिए मेरे भाई कितना सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल साधारण क्वेश्चन था। हाँ लेकिन ये है कि जितना सिंपल अभी पूछा है फाइनल एग्जाम में इतना आसान नहीं पूछेगी, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे अभी 6-7 चैप्टर का एग्जाम हुई है, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल चैप्टर का तो एग्जाम नहीं हुई है, 3-4 या 5
मान के चलिए 7 चैप्टर का एग्जाम हुई है, तो 7 चैप्टर में दोस्तों 40 को क्वेश्चन बनाना मेरे दोस्तों बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन अगर उसी जगह पे 22 चैप्टर में 30 को क्वेश्चन जुगाड़ करना मेरे दोस्तों बहुत मुश्किल का काम होता है, और एग्जामिनर चाहेंगे कि हम वो क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो पूरा टफ हो, है ना भाई, इसलिए जुड़े रहिएगा। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है भाई? 14 नंबर में पूछा गया सर उप शाखा कौन है, तो चिकित्सा भूगोल। क्या बताएंगे सर? चिकित्सा भूगोल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्या स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है? क्वेश्चन 15 का जो हमारा आंसर है मेरे भाई, वो हमारा राइट आंसर होगा 1950 से 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न से नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? और हाँ मेरे शेर और शेरनियों 2025 के लिए क्वेश्चन को आप लोग रट कर रख लीजिएगा, ग्रिफिथ टेलर। सबसे पहले तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नौ निश्चयवाद की संकल्पना यानी नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके याद रखना है मेरे दोस्त। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? फिर से आपसे 17 नंबर में पूछा गया है मेरे दोस्तों कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मात्रात्मक क्रांति। क्या मेरे दोस्त? मात्रात्मक क्रांति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया 18 नंबर में मेरे दोस्तों कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक जो होती है ना हमारा, याद रखिए ग्रिफिथ टेलर था भाई। कौन था? ग्रिफिथ टेलर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों की समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, जल्दी से फटाफट आप लोग जाइए। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों फटाफट जाकर आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों ये जो आप लोगों का आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया गया है ना, इसको आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे मेरे दोस्तों सुबह शाम आप लोगों को दोनों टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने जो आप लोगों को लेक्चर 1 याद रखिएगा, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक जो मैं आप लोगों को डिस्कस करवाया हूं, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन सारे VVI लेक्चर को अच्छी तरह से कवर कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। इसका जो है मेरे दोस्तों इसको कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छी तरह से, और कल से भी आसान क्वेश्चन होगी, ये बात ठान लेना भाई, कल से भी बहुत आसान क्वेश्चन होगी, इस बात को भी ठान लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।